होता है आम बजट, कैसे तैयार होता है बजट, संसद में कैसे पारित होता है बजट, भारत में बजट का क्या है इतिहास। बजट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए देखिए विशेष कार्यक्रम बजट प्रक्रिया और इतिहास, मंगलवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम डीडी न्यूज पर। आर्थिक जगत की सुर्खियां आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे डीडी न्यूज पर। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव। नमस्कार, संसद समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले खबरें लोकसभा से। 18वीं लोकसभा के दूसरे सत्र की बैठक सोमवार को शुरू हुई। इसमें मशहूर अभिनेता और तृणमूल कांग्रेस के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने सदन की सदस्यता की शपथ ली। वो संसद के पिछले सत्र में शपथ नहीं ले सके थे। शत्रुघ्न सिन्हा ने पिछले दिनों संपन्न लोकसभा चुनाव में एक बार फिर पश्चिम बंगाल के आसनसोल संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने पिछली लोकसभा में इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को सदन में वित्त वर्ष 2023-2024 की आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए केंद्रीय बजट प्रस्तुत करेंगे। सदन में वियतनाम के नेता गुयेन फू ट्रोंग के निधन पर सोमवार को शोक जताया गया, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। मानसून सत्र के पहले दिन सदन की कार्यवाही आरंभ होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभा को ट्रोंग के निधन के बारे में सूचित किया और उनके राजनीतिक जीवन का संक्षिप्त उल्लेख किया। सदन में प्रश्नकाल में नीट परीक्षा का मुद्दा भी उठा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट से जुड़े मामले पर सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है और उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए विपक्ष के आरोपों के संदर्भ में कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि पिछले 7 वर्षों में 70 पेपर लीक हुए हैं। शिक्षा मंत्री के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के अस्तित्व में आने के बाद से 240 परीक्षाएं हुई हैं, जिनमें 5 करोड़ छात्रों ने आवेदन किया और 4.5 करोड़ ने परीक्षाओं में हिस्सा लिया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में कथित अनियमितता के विषय को लेकर संसद में सरकार पर प्रहार किया और दावा किया कि देश के करोड़ों छात्रों और देशवासियों को इस बात का यकीन हो गया है कि भारतीय परीक्षा प्रणाली एक फ्रॉड यानी धोखे वाली प्रणाली है तथा जिसके पास पैसा है वो पूरी तरह इस प्रणाली को खरीद सकता है। इस पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पलटवार किया और सवाल किया कि क्या 2010 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने शिक्षा में सुधार से जुड़ा विधेयक निजी मेडिकल कॉलेजों के दबाव में वापस ले लिया था। उन्होंने ये भी कहा कि नेता प्रतिपक्ष का पूरा परीक्षा प्रणाली को बकवास कहना दुर्भाग्यपूर्ण है। सदन में शून्यकाल की कार्यवाही भी संचालित हुई। इस दौरान कांग्रेस सांसद धर्मवीर गांधी ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा के मार्ग में पड़ने वाले भोजनालयों के मालिकों के नाम प्रदर्शित करने से जुड़े आदेश का विषय उठाया और कहा कि देश में सौहार्द और एकता कायम रखने के लिए इस विभाजनकारी आदेश को वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा पर दुकानदारों के नाम लिखने का आदेश दिया गया है, ये एक विभाजनकारी कदम है और इससे समाज में तनाव पैदा होगा। ये असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस विभाजनकारी एजेंडे को लागू करने का भाजपा का राजनीतिक उद्देश्य अपना पूरा करना चाहती है। उनका कहना था कि सांप्रदायिक सौहार्द और एकता को कायम रखने के लिए इस आदेश को वापस लिया जाए। कांग्रेस सांसद हिबी ईडन ने पेपर लीक का मुद्दा उठाया और कहा कि सरकार को उच्च स्तरीय समिति का गठन करना चाहिए। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इस मामले को उच्चतम न्यायालय देख रहा है, सीबीआई जांच कर रही है, फिर भी आप समिति की बात कर रहे हैं। शून्यकाल में कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ ने मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने की सरकार से मांग की।
लोकसभा में सोमवार को आगामी ओलंपिक के लिए भारत की तैयारी विषय पर नियम 193 के तहत चर्चा हुई। चर्चा की शुरुआत करते हुए सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि मौजूदा सरकार ने खेलो इंडिया के लिए 1045 करोड़ रुपए दिए हैं, जो पिछली सरकार के खेल का संपूर्ण बजट भी नहीं हुआ करता था। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों का नतीजा ही है कि खेल जगत में भारतीय खिलाड़ी पहले की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि पहली बार ओलंपिक में देश 10 से अधिक स्वर्ण पदक का आंकड़ा पार कर लेगा और भारतीय ओलंपिक खिलाड़ी नया इतिहास रचेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने केवल पेरिस ओलंपिक के नज़रिए से ही तैयारियों को अंजाम नहीं दिया है, बल्कि 16 साल बाद होने वाले ओलंपिक खेलों के मद्देनजर भी तैयारियां की जा रही हैं। डॉक्टर जायसवाल ने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों का नतीजा है कि भारत 2036 के ओलंपिक की मेज़बानी की तैयारी कर रहा है और इस मेज़बानी की वजह से पूरे देश में खेल का वातावरण तैयार होगा। उन्होंने कहा कि सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के जरिए ऐसे प्रयास कर रही है कि देश के खिलाड़ी अधिक से अधिक पदक जीत सकें और इसके लिए सरकार ने खजाने का मुंह खोल दिया है। भाजपा सदस्य ने कहा कि ओलंपिक पदक 1-2 माह के प्रयास से नहीं मिलता है, बल्कि इसके लिए काफ़ी पहले से प्रयास करने होते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने 16 स्पर्धाओं में तैयारियों को लेकर 470 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को यूरोप भेजकर लगातार तैयारियां कराई जाती रहीं ताकि वे खिलाड़ी वहां के माहौल में ढल जाए और इसके लिए सरकार ने खर्च का वहन किया है। जायसवाल ने कहा कि ओलंपिक पदक हासिल करने के लिए खिलाड़ियों की केवल मेहनत ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उन्हें विभिन्न प्रकार की सहायता और मदद की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण होती है। चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि पेरिस ओलंपिक 26 जुलाई से शुरू होने वाले हैं, ऐसे में 4 दिन पहले इनकी तैयारियों को लेकर क्या सुझाव दिए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अब तो खिलाड़ियों को शुभकामनाएं ही दी जा सकती हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अगर आप 2028 के ओलंपिक के लिए सुझाव दे रहे हैं तो पता नहीं आपकी सरकार तब तक रहेगी या फिर नहीं। उन्होंने कहा कि ओलंपिक के लिए 470 करोड़ रुपए का आवंटन प्रशंसनीय है, लेकिन हॉकी और कुश्ती जैसे खेलों का निचले पायदान पर होना चिंता की बात है। हुड्डा ने ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों के प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले 4 ओलंपिक में आधे से ज़्यादा पदक हरियाणा के खिलाड़ी जीत कर लाए हैं। कांग्रेस सांसद ने कहा कि 2006-2007 के बाद से ओलंपिक समेत सभी अंतर्राष्ट्रीय खेलों में 50% तक पदक और 25% तक खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व हरियाणा ने किया है। उन्होंने सरकार से मांग की कि सरकार को खिलाड़ियों का भविष्य सुनिश्चित करना चाहिए, भले ही वे पदक लेकर आए या नहीं। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में पदक लाओ पद पाओ की नीति के तहत कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार ओलंपिक के विजेता खिलाड़ियों को पुलिस उपाधीक्षक यानी डीएसपी जैसे पद पर नियुक्त करती रही है, लेकिन राज्य की भाजपा सरकार ने इस नीति को समाप्त कर दिया और विजय दहिया और नीरज चोपड़ा जैसे ओलंपिक पदक विजेताओं को अभी तक कोई नियुक्ति नहीं दी गई है। उन्होंने सरकार पर खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार देने की व्यवस्था रोकने का भी आरोप लगाते हुए मांग की कि खिलाड़ियों को उचित मान सम्मान दिया जाना चाहिए। हुड्डा ने दावा किया कि महिला पहलवानों के साथ छेड़छाड़ के आरोप संबंधी मामले में लंबे समय तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई थी, क्योंकि आरोपी उस समय सत्तारूढ़ दल के सांसद थे और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा कि जब खिलाड़ी जीत कर देश में आते हैं तो सरकार के मंत्री फोटो खिंचाने के लिए एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, लेकिन जंतर मंतर पर जाकर किसी मंत्री ने पहलवान बेटियों पर अत्याचार के बारे में उनकी बात नहीं सुनी। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कीर्ति आजाद ने आरोप लगाया कि राजनीतिक दल खेल को लेकर उतना महत्व नहीं देते हैं जितना दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में क्रिकेट के संदर्भ में तो खिलाड़ियों के हालात बदल गए हैं, लेकिन एथलीट अब भी रेल के सामान्य डिब्बों में यात्रा करते हैं, उन्हें खानपान और अन्य सुविधाएं तक नहीं मिलती हैं। पूर्व क्रिकेटर आज़ाद ने कहा कि अगर ओलंपिक की तैयारी की बात करनी है तो 2028 के ओलंपिक के बारे में होनी चाहिए, न कि इस ओलंपिक की तैयारी के बारे में। जबकि खिलाड़ी पेरिस चले गए हों, ऐसे में ये वार्ता बेमानी हो जाती है। उन्होंने कहा कि अन्य विपक्षी सदस्यों के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने जब पहलवान बेटियों की जीत पर देश में उनका स्वागत किया था तो बहुत प्रसन्नता हुई थी, लेकिन खिलाड़ियों के साथ अत्याचार के समय उन्होंने मौन व्रत धारण कर लिया था। आज़ाद ने कहा कि विभिन्न खेलों के लिए प्रशिक्षकों की कमी है। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया योजना के तहत कोई भी खेल सकता है, अच्छी बात है, लेकिन उन खिलाड़ियों में एकलव्य की तलाश कौन करेगा। उन्होंने कहा कि 70% से अधिक कोच के जगह खाली पड़े हुए हैं। आज़ाद ने कहा कि सरकार को संसद के अगले सत्र में 2028 के ओलंपिक की तैयारियों के विषय को लेकर आना चाहिए, लेकिन पता नहीं तब तक ये सरकार रहेगी या नहीं। समाजवादी पार्टी के नीरज मौर्य ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा 2020 के जापान ओलंपिक में भारत के 120 खिलाड़ी गए थे और इस बार केवल 117 खिलाड़ी जा रहे हैं, जो चिंता की बात है। उन्होंने कहा कि इस बात पर चिंतन होना चाहिए कि खिलाड़ियों की संख्या घटी क्यों है
और आज तक ओलंपिक में केवल 35 पदक क्यों आए हैं। मौर्य ने महिला पहलवानों के आरोपों पर जंतर मंतर पर उनके प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कहा कि जब खिलाड़ी जीत कर आते हैं तो प्रधानमंत्री उनके साथ बात करते हैं और जब खिलाड़ी संकट में थे तब उनके साथ चर्चा करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि खेलों में राजनीति दूर हो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो जंतर मंतर पर जो हुआ वही होता रहेगा। खेल संघों से खेल से जुड़े लोगों को ही मौका मिलना चाहिए। चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के सदस्य नीरज मौर्य ने खेल संघों में राजनीतिक लोगों के चुने जाने और प्रतिद्वंद्विता आमने सामने आने का जिक्र किया तो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा खेल संघों में चुनाव होते हैं तो राजनीति तो होगी ही। आगामी ओलंपिक के लिए भारत की तैयारी विषय पर नियम 193 के तहत हुई चर्चा के बाद पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने शाम 6 बजे सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। अब मंगलवार 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन में बजट पेश करेंगे। और अब खबरें राज्यसभा से। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सोमवार को विपक्षी सदस्यों के नोटिस और नियमों का हवाला देते हुए खारिज कर दिया, जिनमें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कांवड़ मार्ग पर दुकानों और उनके मालिकों और कर्मचारियों के नाम प्रदर्शित करने से संबंधित दिए गए निर्देशों को लेकर नियत कामकाज स्थगित करके चर्चा की मांग की गई थी। विपक्षी सांसदों ने नियम 267 के तहत नोटिस दिए थे। बैठक शुरू होने पर यह नोटिस अस्वीकार किए जाने की जानकारी देते हुए सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि ये नोटिस न तो नियम 267 की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं और न ही आसन की ओर से दिए गए निर्देशों के अनुरूप हैं, इसलिए इन्हें अस्वीकार किया जाता है। इसके बाद सदन में शून्यकाल के दौरान सदस्यों ने लोक महत्व के जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। भारतीय जनता पार्टी के नरेश बंसल ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की बहाली के लिए हुए प्रयासों की तुलना स्वतंत्रता संग्राम में हुए संघर्ष से करते हुए इस कालखंड के इतिहास को स्कूल और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि आपातकाल को अगर सही तरीके से पाठ्यपुस्तकों में स्थान दिया जाए तो देश में लोकतांत्रिक शक्तियों का विकास होगा और प्रजातंत्र की जड़ें और मजबूत होंगी। आपातकाल को भारत के लोकतंत्र का काला अध्याय करार देते हुए उन्होंने कहा कि इसे कभी भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि इस समय के रक्षक ही भक्षक बन गए थे। बंसल ने कहा कि सभी छात्रों के लिए पाठ्यपुस्तकों में एक पाठ होना चाहिए, आपातकाल क्या था, इसे कैसे और क्यों लगाया गया। उन्होंने कहा कि मौजूदा विपक्ष के ज़्यादातर नेता भी आपातकाल के दौरान की गई ज्यादतियों के शिकार हुए थे। उल्लेखनीय है कि देश में 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया गया था, जो 21 मार्च 1977 यानी 21 महीने तक लागू रहा। हाल ही में केंद्र सरकार ने 25 दिसंबर को आपातकाल के लागू किए जाने वाले दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। शून्यकाल के दौरान ही राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद के मनोज झा ने बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के साथ साथ विशेष पैकेज की भी मांग उठाई और कहा कि इसके लिए उनकी पार्टी संसद से सड़क तक संघर्ष करेगी। झा ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार की प्रमुख सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमारे साथ काम कर चुके कुछ साथी कहते हैं कि विशेष राज्य न दे सको तो विशेष पैकेज ही दे दो। विशेष राज्य और विशेष पैकेज के बीच में या नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार को या स्वीकार नहीं है, विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, विशेष पैकेज भी चाहिए, हमें दोनों चाहिए। संसद में वो मांगेंगे और सड़क पर मांगेंगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग बहुत पुरानी है और राज्य के सभी प्रमुख राजनीतिक दल इस मांग का समर्थन करते हैं। हाल ही में केंद्र की राजग सरकार का हिस्सा बनने के बाद बिहार के सत्तारूढ़ दल जनता दल यूनाइटेड ने इस मामले में अपना रुख लचीला किया है और उसके नेताओं ने कहा कि अगर सरकार को लगता है कि विशेष दर्जा देने में दिक्कत है तो बिहार को विशेष पैकेज ही दिया जाना चाहिए। झा ने सरकार से अनुरोध किया कि वो बिहार को सिर्फ वोटिंग स्टेट ना माने। बीजू जनता दल यानी बीजेपी के मुजीबुल्लाह खान ने ओडिशा को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग उठाई। उन्होंने ओडिशा की 22% आदिवासी जनता और राज्य के पिछड़ेपन का हवाला देते हुए कहा कि यदि राज्य को विशेष दर्जा देने की राह में नियम आड़े आ रहे हैं तो उसे बदलने से परहेज नहीं किया जाना चाहिए। बीजेपी के सस्मित पात्रा ने इसकी मांग का समर्थन किया। उल्लेखनीय है कि संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से एक दिन पहले रविवार को हुई सर्वदलीय बैठक में जनता दल यूनाइटेड और वाईएसआर कांग्रेस ने क्रमशः बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई थी। इससे पहले उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर वियतनाम के नेता गुयेन फू ट्रोंग और उच्च सदन के पूर्व सदस्य पी कर्णन के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। भोजनावकाश के बाद बैठक शुरू होने पर राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सभापति जगदीप धनखड़ की अनुमति से आर्थिक समीक्षा 2023-2024 की प्रति सभा के पटल पर रखी। आर्थिक समीक्षा सर्वे सरकार द्वारा केंद्रीय बजट से पहले प्रस्तुत किया जाने वाला वार्षिक दस्तावेज है, जिसमें अर्थव्यवस्था की स्थिति की निष्पक्ष समीक्षा होती है। वित्त मंत्रालय में
आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक संभाग द्वारा आर्थिक समीक्षा तैयार की जाती है। इसे मुख्य आर्थिक सलाहकार की देखरेख में तैयार किया जाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए केंद्रीय बजट कल प्रस्तुत करेंगी। इसके बाद आसन की अनुमति के बाद से सदन में विशेष उल्लेख को किया गया और सदस्यों ने इसके तहत अपने अपने मुद्दे उठाए। भाजपा नेता नरेश बंसल ने बढ़ती जनसंख्या का उल्लेख करते हुए इससे न केवल विभिन्न समस्याएं उत्पन्न करने वाला बताया, बल्कि संसाधनों के बंटवारे की भी बात कही। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि दूसरे देशों के जनसंख्या नियंत्रण के मॉडल का अध्ययन करके देश में आबादी नियंत्रण के प्रयास किए जाएं। भाजपा नेता सामिक भट्टाचार्य ने रेलवे के डिब्बों को आधुनिक बनाए जाने का सुझाव देते हुए कहा कि इससे यात्रा को और अधिक सुविधाजनक बनाया जा सकेगा। वहीं तृणमूल कांग्रेस के सुखेंदु शेखर रॉय ने प्राचीन कलाकृतियों से संबंधित मुद्दा उठाते हुए विदेशों से कई कलाकृतियों को बीते दशक में भारत लाई गई हैं। उन्होंने ये बात कही, लेकिन अभी भी प्रयास करना बाकी है क्योंकि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा आदि राज्यों की कई महत्वपूर्ण और अनमोल कलाकृतियां दूसरे देशों में हैं। उन्होंने कहा कि इन कलाकृतियों तथा संग्रहालयों में रखी कृतियों का समुचित रखरखाव और संरक्षण बेहद ज़रूरी है। ये कलाकृतियाँ हमारे गौरवशाली अतीत को ताज़ा करती हैं और हमारी अनमोल विरासत को आने वाली पीढ़ियों को देश के समृद्ध इतिहास से भी रूबरू कराती हैं। निर्दलीय सदस्य कार्तिकेयन शर्मा ने टॉफल टेस्ट का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि विदेश में पढ़ने वाले सपना देख रहे छात्रों को अलग अलग देशों में इंग्लिश के कुछ टेस्ट के पास करने होते हैं और उनमें अच्छे अंक मिलने के बाद ही उनको अपने पसंद के विश्वविद्यालय में प्रवेश मिलता है। शर्मा ने कहा कि टेस्ट के लिए कोचिंग की तैयारी और अध्ययन सामग्री बहुत महंगी होती है। उन्होंने कहा कि देश में इसके लिए आवश्यक व्यवस्था की जानी चाहिए। सीपीआईएम के डॉक्टर जॉन ब्रिटास ने केरल के कोझिकोड में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थापित किए जाने की मांग करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत विभिन्न राज्यों में 22 एम्स स्थापित किए जाने का ऐलान किया गया है, लेकिन केरल में इसका कोई जिक्र नहीं है। उन्होंने कहा कि केरल सरकार का स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम रहा है, लेकिन एम्स इस प्रदेश को भी चाहिए और इस बारे में केंद्र सरकार को बार बार प्रस्ताव दिया गया है। आईयूएमएल के हारिस बीरन ने एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा पिछले दिनों उड़ान रद्द करने के कारण यात्रियों की खासी परेशानी का जिक्र किया और इसके कर्मियों के वेतन विसंगतियों की भी शिकायत की। कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने कहा कि ऊंचाहार अमेठी रेल लाइन परियोजना का शिलान्यास 26 नवंबर 2013 को किया गया था। इस परियोजना के तहत 7 रेलवे स्टेशनों का निर्माण किया जाना है। इसका डीपीआर भी तैयार हो चुका है, लेकिन एक दशक से अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी ये शुरू हो नहीं पाई। सीपीआईएम के डॉक्टर वी शिवदासन ने कन्नूर में रेल अवसंरचना का मुद्दा उठाया और कहा कि बार बार अनुरोध किए जाने के बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संतोष कुमार ने केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम किए जाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि ये मांग बेहद पुरानी है और हाल ही में केरल विधानसभा में राज्य का नाम बदलने को लेकर सर्वसम्मति से प्रस्ताव भी पारित किया गया। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद कई राज्यों के नाम बदले गए और कई शहरों के नाम बदले गए। सरकार को केरल का नाम बदलने की मांग पर भी ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस के जेबी माथेर हिशम ने कहा कि केरल में कुक्कुट पक्षियों में हर साल बर्ड फ्लू की समस्या होती है और बड़ी संख्या में पक्षियों को मारा जाता है। ऐसे में मनुष्य को भी संक्रमण का डर होता है। इस बारे में जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए और उच्च स्तरीय एक राष्ट्रीय पशु संस्थान स्थापित किया जाना चाहिए, जहां समय रहते इस तरह की समस्याओं का पता लगाया जा सके और उसका निदान किया जा सके। बीजू जनता दल के मुजीबुल्लाह खान ने उड़ीसा की राजमार्ग परियोजनाओं के काम में विलंब का मुद्दा उठाते हुए कहा कि या तो कहीं काम पूरा नहीं हो पा रहा है या कहीं आर्थिक संकट आड़े आ रहा है, तो कहीं काम पूरा हो रहा है तो कहीं ये काम का स्तर बेहद कम है। बीजू जनता दल के सस्मित पात्रा ने तेंदुपत्ता पर 18% जीएसटी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि उड़ीसा एक गरीब राज्य है और वहाँ के आदिवासी तेंदुपत्ता संग्रह करके उसे बेचते हैं, उसे बांधते हैं और अपनी आजीविका कमाते हैं। उन्होंने कहा कि तेंदुपत्ता पर 18% जीएसटी से उन्हें बेहद परेशानी हो रही है और इसे हटाया जाना चाहिए। द्रमुक सदस्य एम षणमुखम ने दक्षिण रेलवे की एक परियोजना का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि तंजावुर रेल लाइन के ट्रैक दोहरीकरण की मांग बेहद पुरानी है और ये ज़रूरी भी है। भाजपा की गीता उर्फ चंद्रप्रभा ने डिफेंस कॉरिडोर का विस्तार इटावा और औरैया जनपद तक कराए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि ऐसा होने पर इन दोनों जनपदों का विस्तार होगा और युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। द्रमुक सदस्य KRN राजेश कुमार, M मोहम्मद अब्दुल्ला, आम आदमी पार्टी के संत बलबीर सिंह, भाजपा के अजित माधव गोपचड़े, डॉक्टर भीम सिंह और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी M के AA रहीम ने भी लोक महत्व के अपने अपने मुद्दे उठाए। इसके बाद दोपहर करीब
2:45 बजे उपसभापति हरिवंश ने बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। उन्होंने कहा कि मंगलवार को उच्च सदन की बैठक लोकसभा के आम बजट 2024-2025 के पेश किए जाने की प्रक्रिया पूरे होने के 1 घंटे बाद प्रारंभ होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल लोकसभा में नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश करेंगी। बाद में बजट और इससे संबंधित दस्तावेज राज्यसभा के पटल पर भी रखे जाएंगे। तो संसद समाचार में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।